पहले जैसे हम बोलते थे कि हाँ मेरे पास ISO सर्टिफिकेट है, वो ISO सर्टिफिकेट बहुत जगह पे चल जाता था. नाउ दैट ISO सर्टिफिकेट इज नॉट इनफ. 5 साल पहले तक कस्टमर पूछता था प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है. आज कस्टमर पूछने लगा है रिसाइकल कंटेंट कितना है, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग है क्या, कार्बन फुटप्रिंट कितना है. सो आज हमारे साथ है शैलेश जी फ्रॉम सोशल लैब्स. Recycling industry in India right now, it's a very good opportunity for them to generate additional revenue. रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के जिन लोगों ने अर्ली अडॉप्शन किया है EPR का, उनको एक काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होकर मिल चुका है. पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज नाउ मोर सपोर्टिव. ऑल द गवर्नमेंट्स, सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट्स हो, दे वांट मोर एंड मोर पीपल टू कम फॉरवर्ड एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग ऑन EPR, बिकॉज इफ दे डोंट रिपोर्ट, गवर्नमेंट विल नॉट हैव द नेसेसरी डेटा टू शोकेस व्हाट काइंड ऑफ सस्टेनेबल इंडस्ट्री दे हैव. सो द रिसाइकलर्स डिड नॉट फियर द गवर्नमेंट. ESG का भी MSME में इम्प्लीमेंट कैसे करें, क्योंकि लोग बोलते हैं कि हम तो छोटी कंपनी है, हमें इतना करेंगे तो सर्वाइव कैसे करेंगे. इफ यू रियली लुक एट कि आपको क्या करना है, क्या रिपोर्ट करना है, and if you start finding opportunities ki how it can benefit you, then I don't think there is so that much of a requirement for resistance. So what are the key parameters अगर छोटा आदमी अप्लाई करना चाहे तो की पैरामीटर्स पहले क्या देखे जाएंगे. पाँच साल पहले तक लोग पूछते थे, कस्टमर पूछता था प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है, डिलीवरी कब देंगे. आज कस्टमर पूछने लगा है रिसाइकल्ड है कंटेंट, रिसाइकल कंटेंट कितना है, आपके फैक्ट्री का वेस्ट का क्या करते हो, सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू क्या इनिशिएटिव्स हैं, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग है क्या, कार्बन फुटप्रिंट कितना है. ये सब सवाल आज कस्टमर्स पूछने लगे. अगले कुछ सालों में ये चीज़ें भी मैटर करेंगी SME के साथ. सो आज हमारे साथ है शैलेश जी. ही इज़ कंसल्टिंग मेनी कंपनीज फॉर देयर ESG कंप्लायंस. तो आइए, वेलकम टू द वीके टॉक्स. आई एम विश्वेश कुंभोजकर. विल टॉक अबाउट द ESG विद शैलेश शिंदे फ्रॉम सोशल लैब्स. वेलकम शैलेश सर. Thank you. Okay, शैलेश जी, विल स्टार्ट विद वन वर्ड सेगमेंट. मैं अगर पूछूंगा उसमें एक वन वर्ड में आंसर करिए. ESG इन वन वर्ड. Behavior. सर्कुलर इकोनॉमी इन वन लाइन. Purposeful utilization of resources without wasting them. बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी. Keep on innovating. फ्यूचर ऑफ प्लास्टिक्स. Recycling. AI या ह्यूमन बेस. AI. कंप्लायंस या इनोवेशन. Innovation. इंडिया रेडी है. Yes. वन हैबिट एवरी MSME शुड अडॉप्ट फॉर सस्टेनेबिलिटी. I mean, timely completion of compliances. वन बुक. Build it. अच्छा शैलेश जी, आप थोड़ा आपके सोशल लैब के विजन के बारे में बोलिए कि व्हाट इज योर विजन इन कंसल्टिंग ESG और समथिंग. See, सोशल लैब को अभी 8 साल कंप्लीट हो जाएंगे. जब हमने शुरू किया था बैक इन 2018, उस टाइम पे वेस्ट मैनेजमेंट डोमेन में प्रोफेशनल काम प्रोवाइड करने वाले बहुत कम लोग थे. राइट. सो हमारा उसी टाइम से विजन ये था कि हाउ कैन वी प्रोवाइड प्रोफेशनल सर्विसेज इन द वेस्ट मैनेजमेंट डोमेन. नाउ बिकॉज ऑफ आवर एक्सपीरियंस एंड जो काम अभी हम कर रहे हैं, द काइंड ऑफ इंक्वायरीज रिस्पॉन्सेज दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर क्लाइंट्स, that vision is now changing to how we can become a partner with our customers for streamlining their transition towards sustainability. अगर किसी कंपनी को सस्टेनेबल बनना है, सस्टेनेबिलिटी की जर्नी स्टार्ट करनी है या उस जर्नी में कुछ उनको इश्यूज आ रहे हैं, देन वी आर देयर टू सपोर्ट देम. सो वी लुक एट आवर सेल्फ एज अ कंसल्टिंग एजेंसी which will support the customers in their transition in sustainability. Okay. So why we are suddenly talking about ESG in many companies, in many practices? सभी लोग अभी ESG compliance के बारे में, sustainability के बारे में बात करें. तो what is ESG और अभी ये हॉट इशू क्यों बन रहा है? So ऐसा नहीं है कि सडनली लोग ESG के बारे में बात कर रहे हैं. इट्स अ प्रोसेस. वो बहुत सालों से ESG के बारे में बात हो रही है. नाउ वी कैन से दैट ESG हैज स्टार्टेड गेटिंग मोमेंटम.
राइट Earlier, few companies had adopted ESG practices. Now, the spectrum is getting wider. एंड वो स्पेक्ट्रम वाइड होने के कारण जो स्टेक होल्डर्स वो पूरी सप्लाई चेन में इन्वॉल्व है, दे आर गेटिंग इम्पैक्टेड. एंड नाउ दे आर ऑल्सो स्टार्टिंग टू आस्क कि ये ESG क्या है, व्हाट दे नीड टू डू, what will be the impact if they don't do. So because of that, I mean, more and more we are hearing more about ESG. We are seeing participation of many other companies in ESG. तो I mean, it's a cumulative effect. राइट Sudden process तो कुछ है नहीं है, overnight तो कुछ हुआ नहीं है, but yes, because of the multiple factors. I mean, multiple factors, maybe we can classify these factors in 3 different domains. पहला है compliance. ESG earlier voluntary था, but the government of India has mandated BRSR reporting. So ESG stands for environmental, social and governance. In the Indian context, if you want to report for ESG, तो जो फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं दैट इज कॉल्ड एज BRSR. So this BRSR is compulsory for 1,000 companies in India, 1,000 listed companies which fall in the first 1,000 बट companies. ये बड़ी कंपनीज है, इसका इफेक्ट नीचे वालों के ऊपर भी रहेगा. राइट. सो ये फर्स्ट पैरामीटर हो गया कि वाई पीपल आर डूइंग ESG. फर्स्ट पैरामीटर इज द गवर्नमेंट कंप्लायंस. सेकंड पैरामीटर इज द कस्टमर डिमांड. नाउ देर इज लेट अस से कोई OEM है, OEM को ESG कंप्लायंस करना है, तो OEM विल स्टार्ट लुकिंग फॉर पैरामीटर्स विच दे कैन कंट्रोल. ESG में क्या आता है? एनवायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस. एनवायरमेंट में मे बी आप कार्बन फुटप्रिंट कम कर रहे हो, मटेरियल क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हो, या फिर सोलर इंस्टॉल कर रहे हो, एनर्जी. So right from every input, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट. not only raw materials, not only parts, but also electricity, labor, everything. राइट. इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, वाटर कंजम्पशन, जो पैरामीटर्स आपके एनवायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, नॉट ओनली योर एनवायरमेंट बट योर एक्सटेंडेड एनवायरमेंट ऑल्सो, वो सारे पैरामीटर्स आपको इस तरह से देखने हैं कि आपके प्रोडक्शन की वजह से, आपके ऑपरेशंस की वजह से, आपकी एक्टिविटी की वजह से एनवायरमेंट को किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंच रहा है. एनवायरमेंट इज नॉट गेटिंग डैमेज्ड बिकॉज ऑफ योर Okay. एक्टिविटीज. सो दिस इज एनवायरमेंट पार्ट. देन देर इज सोशल पार्ट, जहाँ पे आप क्या पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहे हो, वेज डिफरेंसेस क्या है, इक्विटी स्ट्रक्चर क्या है, विमेन का पार्टिसिपेशन कैसा है, व्हाट आर द पॉलिसीज टुवर्ड्स योर द वेल बीइंग ऑफ योर एम्प्लॉयज़ वगैरह वगैरह. CSR में आप कितना कंट्रीब्यूट करते हो. एंड देन देर आर पैरामीटर्स रिलेटेड टू गवर्नेंस. आप कंप्लायंस फॉलो करते हो क्या? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कंप्लायंसेस है, फैक्ट्री एक्ट के कंप्लायंस है, GST कंप्लायंसेस, देयर आर n नंबर ऑफ कंप्लायंसेस. तो आप वो फॉलो करते हो या नहीं. नाउ व्हेन अ लार्जर कंपनी और लेट अस से OEM ये सारा कंप्लायंस, ESG कंप्लायंस करती है, ESG का रिपोर्टिंग करती है, देन देर आर फ्यू थिंग्स जो उनके कंट्रोल में है, बट देर आर मेनी थिंग्स जो उनके कंट्रोल में नहीं है, जो उनकी सप्लाई चेन के ऊपर डिपेंड करता है. Okay. तो उनके कंट्रोल में जो है वो तो कंट्रोल कर लेंगे, बट सप्लाई चेन पे जब बात आती है, देन दे नीड टू इंटरेक्ट विद देयर सप्लायर्स, दे नीड टू इंटरेक्ट विद देयर स्टेक होल्डर्स ऑल्सो. एंड जो कंप्लायंसेस OEM को करने पड़ रहे हैं, लार्जर कंपनी को करने पड़ रहे हैं, टू सम एक्सटेंट वो सप्लायर्स को भी करने पड़ेंगे. बिकॉज अगर सप्लायर्स नहीं करेंगे तो OEM का सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जो है वो इम्प्रूव नहीं होने वाला. अच्छा. एंड उसकी वजह से कस्टमर का प्रेशर है. दैट इज द सेकंड पैरामीटर. राइट. व्हाई इंडियन कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू डू ESG रिपोर्टिंग. राइट. तो उस हिसाब से वो नीचे तो पर्कुलेट होगा ही. राइट. हो ही रहा है, ऑलरेडी हो ही रहा है. ऑलरेडी Yes. दे आर इनटू इट. ओके. क्योंकि ESG का अभी MSME में इम्प्लीमेंट अगर कैसे करें, क्योंकि अभी तो लोग बोलते हैं कि हम तो छोटी कंपनी है, हमें इतना कंप्लायंस थोड़ी रहेगा, हमें इतना करेंगे तो सरवाइव कैसे करेंगे. सो ये सब जो है
like OEM, then tier 1, tier 2, then the small vendors, ये सब नीचे परकुलेट होगा. बट इतना नीचे तक tier 3, tier 4 तक जाएगा ESG रिपोर्ट, ESG कंप्लायंस. रिपोर्टिंग इज अ डिफरेंट थिंग. ये प्रैक्टिसेस नीचे तक OEM ये करेगा, चेक करेगा कि कितने नीचे तक जा रहा है. कितने नीचे तक जा रहा है उसके बारे में कमेंट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है. स्कोप 3 इमिशन करके एक कंसेप्ट है जिसमें OEM को या फिर जो भी कंपनी है जो अपना ESG रिपोर्टिंग कर रही है, दे नीड टू मेजर स्कोप 1, स्कोप 2 एंड स्कोप 3 इमिशन. सो स्कोप 3 इमिशन में उनको उनकी सप्लाई चेन का भी क्या स्टेटस है वो चेक करना पड़ता है. बट हाउ डीपर दे वांट टू गो, इट डिपेंड्स ऑन देम. इट्स आई मीन ग्रे एरिया, क्लियरली बोल नहीं सकते. बट यानी कि आएगा, आ सकता है. व्हाट इज श्योर कि आपका जो इमीडिएट कस्टमर है या फिर इमीडिएट स्टेक होल्डर है, इफ़ दे आर रिपोर्टिंग फॉर ESG, तो ऑलरेडी वो आपके ऊपर आ चुका है या आ रहा है, आने वाला है, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला. सो इंस्टेड ऑफ आई मीन व्हाट यू आस्क्ड इनिशियली कि इतने सारे कंप्लायंसेस हमें करने पड़ेंगे क्या, हम छोटी कंपनी है, सर्वाइवल वगैरह वगैरह. सी, जब भी कोई नया कंसेप्ट आता है थोड़ा रेजिस्टेंस तो होता ही है कि ये हमें क्यों करना है वगैरह वगैरह. बट अपार्ट फ्रॉम दैट रेजिस्टेंस, इफ़ यू रियली लुक एट कि आपको क्या करना है, क्या रिपोर्ट करना है, एंड इफ़ यू स्टार्ट फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ कि हाउ इट कैन बेनिफिट यू, then I don't think there is that much of a requirement for resistance. Resistance इतना नहीं होना चाहिए. आप समझ लो आपको एग्जैक्टली क्या करना है, क्या रिपोर्टिंग करना है, एंड वो आपके फ़ायदे का कैसे है. ओके. बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी. यानी कि एक्सपोर्टर्स के लिए तो ये मैंडेटरी हो ही जाएगा. इन वन केस एक्सपोर्ट्स के लिए वो ऑलरेडी मैंडेटरी हो चुका है. अच्छा. हाँ. सो जब ESG हम बोलते हैं, सो इट्स अ वास्ट कंसेप्ट. I think it's not a certificate, it's a compliance. हाँ. सो It's a way of working. बोल सकते हैं, बट आई मीन देर आर मेनी थिंग्स इन ESG. So what are the key parameters? अगर छोटा आदमी कंप्लाई करना चाहे तो की पैरामीटर्स पहले क्या देखे जाएंगे? सी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इफ समवन वांट्स टू कंप्लाई is कि from where the requirement is coming. Okay. Because ESG is a very very vast subject. आपको exactly पता होना चाहिए कि कस्टमर का या गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट क्या है, which parameters they are asking. Because आप voluntarily अगर इनिशिएटिव ले रहे हो कि मुझे सस्टेनेबल बनना है, तो मे बी यू विल लेट अस से सेट अप सोलर सिस्टम, और मे बी यू विल स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग यूज ऑफ रिसाइकल्ड कंटेंट इन योर प्रोडक्ट. बट कस्टमर का रिक्वायरमेंट में भी कुछ अलग हो सकता है. कस्टमर को वो नहीं चाहिए, कस्टमर को कुछ और चीज़ चाहिए. सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज द इमीडिएट रिक्वायरमेंट. See, I'm coming from the plastic industry, and also from recycling. So इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में या सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ें करनी है तो क्या चीज़ें मेनली देखनी ज़रूरी है इन डे टू डे लाइफ कि these things we need to be addressed first as the sustainability. See, recycling in itself is a sustainability activity because you are reducing the consumption of virgin plastic. So majority of your business is contributing to the sustainable development. Apart from that, what you can really do is, अभी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर इन योर ऑपरेशन इज इलेक्ट्रिसिटी. एंड इफ यू आर इन महाराष्ट्र, so most of your electricity is coming because of coal-fired power plants, and that is contributing a lot to the carbon emissions. So you can focus ki how your electricity can come from renewable sources. So that itself will contribute majorly for you to shift your operations in a more sustainable manner. उसके बाद I mean ये हो गया
your electricity consumption. Then transport is one major activity. You need to purchase lot of scrap which comes to you in vehicles. आपका finished good भी customers को जाता है. So if your customers are located, let us say outside Maharashtra, they are long, then there is no option apart from trucks. तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते. But if you are thinking about short term deliveries, then you can think of E-vehicles. incorporating EVs there. तो एटलीस्ट ट्रांसपोर्टेशन के वजह से जितना कार्बन फुटप्रिंट का इमिशन बढ़ता है, कार्बन इमिशंस बढ़ते हैं, वो कम हो सकते हैं. राइट. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन थिंक ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स. देन सोशल फैक्टर्स भी है. आप अगर रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, देन यू नो दैट समवेयर यू आर वर्किंग विथ वेस्ट पिकर्स, लेबर, तो उनका वेल बीइंग आप कैसे इंश्योर कर सकते हो. वेदर दे आर यूजिंग PPE किट्स, उनके पास मे बी हेल्थ इंश्योरेंस है, नहीं है. सो दीज थिंग्स मैटर. राइट. सो एनवायरनमेंट में हमने एनर्जी कंजम्पशन का एक देखा, सोशल एस्पेक्ट में लेबर, उसका वेलबींग देखा. एनवायरनमेंट में देर इज़ अनदर फैक्टर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप रिसाइकलिंग में इन्वॉल्व हो तो यू मस्ट बी यूजिंग वाटर. राइट. अनलेस एंड अनटिल आप वेरी क्लीन प्लास्टिक के ऊपर काम नहीं कर रहे हो. Otherwise, water consumption is there, and because of recycling activity, water contamination बहुत ज़्यादा होता है. So it's very important that you invest in water recycling technologies. आपको ETP प्लांट लगाना होगा. जो वाटर कंज्यूम आप करते हो रिसाइकलिंग के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ कैसे कर सकते हो, उसमें ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज तक आप कैसे पहुंच सकते हो. सो देर आर ऑल्सो सम गवर्नमेंट सर्टिफिकेशंस. ZLD के लिए अलग से सर्टिफिकेशन है, ZED के लिए अलग से सर्टिफिकेशंस है. राइट. सो दीज सर्टिफिकेशंस हेल्प यू अचीव मोर सस्टेनेबल स्टेटस. तो आप अपार्ट फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटिंग कॉन्क्रीटली टुवर्ड्स एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, आप वो प्रैक्टिकली शो भी कर सकते हो. यू कैन, पहले जब जैसे हम बोलते थे कि हाँ मेरे पास ISO सर्टिफिकेट है, वो ISO सर्टिफिकेट बहुत जगह पे चल जाता था. नाउ दैट ISO सर्टिफिकेट इज नॉट इनफ. पीपल नीड मोर देन दैट. सो इन दैट केस ZLD सर्टिफिकेशन, ZED सर्टिफिकेशन, ZED में भी टाइप होते हैं, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है. राइट. सो बेस्ड ऑन व्हाट यू आर डूइंग, क्या सस्टेनेबल स्टेटस आपने अचीव किया है, उसके बेसिस पे आप एडिशनल सर्टिफिकेट्स ले सकते हो. अगेन इट विल हेल्प यू इन योर बिजनेस ग्रोथ. What is the difference between ESG and EPR? So ESG and EPR both are very, very different things, but they are interrelated in one specific aspect. So EPR is a compliance, ESG is also compliance, but ESG covers many things. आप ESG में एनवायरनमेंट आता है, सोशल सिस्टम्स आते हैं, गवर्नेंस आता है. सो गवर्नेंस का एक छोटा सा पार्ट है EPR कंप्लायंस. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो ESG के लिए जो फॉर्मेट यूज़ करते हैं हम, दैट इज कॉल्ड एज BRSR रिपोर्ट. एंड BRSR रिपोर्ट में देर इज़ वन सेक्शन अबाउट EPR, जहाँ पे आपको बोलना पड़ता है कि वेदर यू आर EPR कंप्लायंट और नॉट. तो ये सुपरफिशियल लेवल पे दिस इज द कोरिलेशन बिटवीन द टू. बट इफ यू वांट टू रियली गो डीपर हाउ ESG and EPR are connected, then there are many things. Because now EPR mandates you to use recycled content in your plastic packaging, battery, etc., etc. So when you start incorporating recycled content, when you start integrating your entire supply chain, जब आप आपका पैकेजिंग सस्टेनेबल बना रहे हो, बैटरी सस्टेनेबल बना रहे हो, तो इट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर ESG रिपोर्ट. ESG में जो आपका एनवायरमेंटल वाला पैरामीटर है वो इम्प्रूव हो जाता है when you start incorporating all these things in a sustainable manner. EPR is, I think, totally implemented through pollution control boards. EPR is just a part of ESG, right? EPR is not just a part of ESG. मतलब EPR complementing procedure है. At a broader level, yes, you can say so, but both are independent compliances. Yeah. हाँ. मतलब they are interrelated, ऐसे बोल सकते हैं. हाँ. राइट.
सो अगर ईपीआर ईएसजी अगर बड़ा सर्कल है तो इन दैट सर्कल ईपीआर इज ऑल्सो वन पार्ट. हाँ, you need to take reference of EPR when you are reporting on ESG. Okay. Yes. Currently in the recycling industry, what is the biggest gap or a lack of knowledge you observed? So when we talk about recycling industry in India, right now it's a very good opportunity for them to generate additional revenue. EPR is there since last 8 years now. प्लास्टिक में जब हम Right. बात कर रहे हैं, बैटरी में 4 साल हो गए, टायर में 4 साल हो गए, वगैरह वगैरह. बट स्पेसिफिकली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्लास्टिक, सो ये एक बहुत अच्छे से ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट हो चुका है कि जिन लोगों ने रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के जिन लोगों ने अर्ली अडॉप्शन किया है ईपीआर का, उनको एक काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होके मिल चुका है. So it's an opportunity for all the people who are involved in recycling, but they are staying away from the compliance. Now, why they are staying away from the compliance? It may be due to fear of the Pollution Control Board, due to fear of additional compliances and increase in cost. But ये जो particular factor है कि Pollution Control Board का डर है, तो I mean Pollution Control Board is now more supportive. All the governments, सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट्स हो, दे वॉन्ट मोर एंड मोर पीपल टू कम फॉरवर्ड एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग ऑन ईपीआर, बिकॉज इफ दे डोंट रिपोर्ट, government will not have the necessary data to showcase what kind of sustainable industry they have. So they want, I mean, the recyclers need not fear the government. तो ये पहला फैक्टर हो गया. अगर वो कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कॉस्ट की वजह से पीछे हट रहे हैं, कॉस्ट मे बी ड्यू टू इंस्टॉलेशन ऑफ ETP, ड्यू टू additional compliances, etc., then I mean because of the additional income that they will get due to EPR, whatever is the cost they are thinking, almost वो सारा कॉस्ट एक साल में ही रिकवर हो जाएगा. उसके बाद जो है दैट इज प्योरली एडिशनल रेवेन्यू. सो एज सच 8 साल EPR इम्प्लीमेंट करने के बाद I don't think there is any reason for the industry to stay away from it. If they are staying away from it, then clearly it's their loss. Okay, but even just waste processors जो recycling नहीं कर रहे but only waste process करके segregation, sorting and करके दे रहे हैं, उनको भी MPCB रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए. उनके लिए EPR में क्या अलग प्रोविजन है? EPR में उनके लिए कुछ अलग प्रोविजन नहीं है. ओके. उनको MPCB का एक अलग सर्टिफिकेशन होता है कॉल्ड एज कंसेंट टू ऑपरेट. वो प्लास्टिक प्रोसेसिंग का, प्लास्टिक प्रोसेसिंग, वेस्ट प्रोसेसिंग, वेस्ट प्रोसेसिंग, दैट इज नॉट रिसाइकलिंग. प्री Okay. प्रोसेसिंग बोल सकते हैं, वेदर यू आर श्रेडिंग, एग्लोमरेशन कर रहे हो या फिर क्लीनिंग कर रहे हो, तो उसके लिए EPR की ज़रूरत नहीं है. ओके. दे आर नॉट येट पार्ट ऑफ EPR. So at last I would like to ask you about sustainability के ऊपर ही अगला सर्वाइवल कंपनीज का है या फिर ग्रोथ अवेलेबल उसके ऊपर डिपेंडेंट है? कितना परसेंटेज मैटर करेगा? See, both things are dependent on sustainability, survival as well as growth. Because, I mean, in all the discussion that we had, नॉर्मल परसेप्शन जो है मार्केट में वो ये है कि सस्टेनेबिलिटी का कंप्लायंस कर रहे हो वगैरह वगैरह, तो आपका कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है बिकॉज यू आर डूइंग न्यू कंप्लायंसेस. बट यू ऑल्सो नीड टू लुक एट हाउ सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल practices is leading to reduction of your operational cost. Okay. So if you are investing in sustainable production, sustainable operations, so somewhere it is also going to reduce your cost at some point of time. So it will directly impact your survival. Okay. Because I mean financially you will become more sound. This is first parameter. Second parameter is, I mean, if your customer is demanding that you become sustainable, and if you want to survive, if you want to continue the business with that customer, you don't have any other option. All right. तो सर्वाइवल का जब बात आता है, कस्टमर अगर डिमांड कर रहा है, देन देयर इज नो अदर ऑप्शन.
Growth, yes, because of sustainability, there are many companies which have started reporting on sustainability, and they prefer vendors From who's from following? MSME who are following sustainable compliances. So it's always an advantage. बाकी लोग नहीं कर रहे. I mean, right now, if you are in a commodity business, you are in a B2B business, तो differentiating factor क्या है आपके पास? आप अगर एक चीज़ 10 रुपए में दे रहे हो तो दूसरा भी 10 रुपए में दे रहा है. हाउ डू यू डिफरेंशिएट योर सेल्फ? पहले ISO सर्टिफिकेशन था और कुछ नया था, गवर्नमेंट कंप्लायंसेस है. बट नाउ इफ़ यू आर प्रोएक्टिवली डूइंग दिस कंप्लायंसेस, इनिशियली में भी कॉस्ट बढ़ रहा है, बट समवेयर डाउन द लाइन कॉस्ट तो कम होने वाला है. एडिशनली इट इज़ गिविंग यू एन एडवांटेज विद द कस्टमर. Okay. Okay, Shailaji. Thank you very much for your time and sharing the ESG subject. हाँ, डीपली नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया देने के लिए. राइट. And thank you very much. यस, थैंक यू.